डिस्कस कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने हार्मोन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन हमने ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। हार्मोन्स के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि हार्मोन्स डिफरेंट केमिकल नेचर शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं, जैसे एड्रेनल कॉर्टेक्स के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और ओवरी और प्लेसेंटा के हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देन हम लोगों के पास आ जाते हैं टेस्टिस के हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये भी स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन्स, जिनमें मेजर पोर्शन प्रोटीन का होता है और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्ट चेन होती हैं। तो इनमें हम लोगों के पास आ जाते हैं FSH, LH एंड TSH। देन प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की बात करें तो इसके लिए हम लोगों ने एक निमोनिक पढ़ा था, सी ग्रेट फिजिशियंस एमान। और इसमें हम लोगों के पास आ जाते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स, ग्लूकागोन, प्रोलेक्टिन एंड इंसुलिन। देन हम लोगों के पास आ जाते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसके लिए हम लोगों ने एक निमोनिक पढ़ा था, द हैप्पी कैट डांसेस मैरिली। थायरॉक्सिन, हिस्टामिन, कैटेकोलामिन्स, जिनमें आ जाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड मेलाटोनिन। ये हम लोगों के पास आ जाते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। उसके अलावा हम लोगों ने पेप्टाइड हार्मोन्स पढ़े थे, जिनमें आ जाता है ऑक्सीटोसिन, ADH, और उसके अलावा मीडियन पिट्यूटरी लोब का MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से हम लोगों के पास आ जाता है ACTH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और इसके अलावा पैराथॉर्मोन हार्मोन, और साथ ही कैल्सिटोनिन। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। अब डिफरेंट हार्मोन्स क्योंकि डिफरेंट केमिकल नेचर शो करते हैं, इसलिए इनके सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन्स को। जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, और इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स, थायरॉक्सिन T3 T4 हम लोगों ने पढ़ा था कि वो टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं। टायरोसिन में बेसिकली बेंजीन रिंग होती है। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स और थायराइड के हार्मोन्स ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये इजीली क्रॉस कर सकते हैं। हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और न्यूक्लियस में भी हो सकता है। रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में जाएगा। इनकेस अगर ये साइटोप्लाज्म में बन रहा है तो ये पहले न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस में जाके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देन ये डीएनए पर मौजूद पर्टिकुलर जीन के प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करेगा और उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देगा। अब प्रोमोटर रीजन क्या है, बेसिकली इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये एक जीन है, ये इसका 3' एंड है, और ये इसका 5' एंड है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो 5' से 3' डायरेक्शन में हो रही होती है। जीन के ऊपर एक साइट प्रेजेंट होती है, जैसे हम कहते हैं +1 साइट। हर जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है वो +1 साइट से स्टार्ट होती है। अब अगर हम लोग जीन के सिर्फ इसी पोर्शन को देखें, ये वाला पोर्शन, तो इसमें 5' के तौर पे ये वाला एंड एक्ट कर रहा है और 3' के तौर पे ये वाला एंड एक्ट कर रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन इसकी हो जाएगी 5' टू 3' डायरेक्शन में, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग +1 से बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग करना शुरू करें तो ये हम लोगों के पास हो जाएगी 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब ये -1, -2 बेसिकली उस जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन को बता रहा होता है, बेसिस की पोजीशन को बता रहा होता है। तो जब हम लोग -25 टू -35 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम इन बेसिस को देखते हैं, तो इन बेसिस के दरमियान कहीं पे प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होता है। इन बेसिस के दरमियान कहीं पे प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होता है, और प्रोमोटर रीजन में बेसिकली टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के केस में TAA ये प्रोमोटर के तौर पे एक्ट करता है। जब इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके अटैच हो जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देता है। अब एक और चीज़ है कि ये तो हो गया यहाँ पे कहीं पे प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट था।
-25 टू -35 के दरमियान। देन यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे ना तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है या ना ही यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है। तो ये फिर इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये स्पेसर रीजन, और स्पेसर रीजन में बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। ये होगी एक जीन। इसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा कि 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड होता है एक जीन का। इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रही होती है। इसकी एक +1 साइड होती है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी काउंटिंग स्टार्ट करें तो 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो -25 से -35 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इस रीजन के दरमियान में हम लोगों के पास टाटा सीक्वेंस आता है, TATAA। और ये टाटा सीक्वेंस बेसिकली प्रोमोटर रीजन के तौर पे एक्ट करता है। और जब भी इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच होते हैं तो ये इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। अब जिस जीन के प्रोमोटर रीजन के साथ ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अटैच हुआ है वो जीन ट्रांसक्राइब हो जाएगी और उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जो सेल के अब क्योंकि सेल का जो जीन एक्सप्रेशन है वो ऑल्टर हो गया। ये जीन जो पहले अपना आप शो नहीं कर रही थी, इस हार्मोन के बाइंडिंग की वजह से वो जीन अपना आप शो करने लग गई है। तो अब सेल फंक्शनली चेंज हो चुका है। लाइक उस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ना ही स्ट्रक्चरली ना ही फंक्शनली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। उसके कुछ मैकेनिज्म्स जो पहले हो रहे हैं वो अब भी हो रहे होंगे, लेकिन उसमें एक एडिशन हो चुकी है। फिर हम लोग देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये फैट सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने में मुश्किल आती है। इस वजह से इनका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। पेप्टाइड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। ये रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन फर्दर एक्टिवेट करती है एडिनाइलेट साइक्लेज को, और एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्ट करती है सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे। प्राइमरी मैसेंजर हम लोगों के पास कौन होता है? हार्मोन जो बाहर से आया है। अब साइक्लिक एएमपी फर्दर एक्टिवेट करती है प्रोटीन काइनेज ए को, और इसी वजह से इसे साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए यानी कि CAMP PKA पाथवे भी कहते हैं। PKA आगे से एक्टिवेट करेगी साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को, और ये उसकी फॉस्फोराइलेशन के थ्रू उसको एक्टिवेट करेगी। अब ये बेसिकली इसको हम साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि DNA के ऊपर एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं कि ये साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट है, और इसके साथ ये प्रोटीन बाइंड करी होती है आफ्टर इट्स फॉस्फोरिलेशन विच इज़ कैरिड आउट थ्रू प्रोटीन काइनेज A एंजाइम। अब इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी, ये इसके साथ बाइंड करेगी और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे एक्ट करेगी और इस तरह ये जीन को एक्टिवेट कर देगी। और देन यहाँ से फिर अगेन मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए से एंजाइम्स बनेंगे जो कि बेसिकली प्रोटीन्स हैं, और देन अगेन सेल का जो एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन, वो आल्टर हो जाएगी। इस तरह से सेल की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी।